हेलो बेन, क्या हाल है आप सभी? तो बच्चों बच्चों आज नाइट्रोजन फैमिली जनरल जितनी भी हो पाएगी बातें हम आप लोग से करेंगे। नाइट्रोजन के बारे में जितने भी हम नाइट्रोजन की जितने भी चीज़ें होंगी डिटेल, जैसे कि हम लोग पी ब्लॉक जब स्टार्ट किए उसमें भी मैंने जनरल बातें मैंने एक बार में ही करीब करीब 41 मिनट का वो वीडियो था। और उससे क्या होता है, मैं जब एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा तो आप तो और अच्छे से समझ में आए। क्यों? क्योंकि मैं सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पहले से बता दूंगा। इससे आपके लिए यही फायदा रहेगा, जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तब हर एक चीज़, हर एक लाइन तुम्हारे माइंड पे झलकेगा। क्या दिक्कतें हैं, क्या नहीं दिक्कतें हैं, कहाँ से तुम ज़्यादा पूछे जाने की आशंका है, सब एक आइडिया तुम्हें लगता रहेगा। कौन सा तुम्हें टफ लगता है, अब टफ नहीं लगेगा, बात मानो यार, टफ नहीं लगेगा। बस एक बात है कि यार एकदम बढ़िया पढ़ो, कंसंट्रेशन रख लो, मतलब जितनी देर पढ़ो कंसंट्रेशन से पढ़ो। हाँ मैं मानता हूँ कई कई वीडियो में आवाज़ आती है, ठीक है मैं मानता हूँ इसके मैं भागीदार हूँ एक गलती के लिए, लेकिन ठीक है यार तुम्हें इग्नोर करना चाहिए। तुम्हें इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट बताऊंगा यार, एकदम बढ़िया फील हो जाएगा। ठीक है तो बच्चों हम नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे हैं और बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है हाँ नाइट्रोजन, चलो भैया नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ। तो नाइट्रोजन में पहली बात कौन कौन आते हैं? नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 का होता है, जानते हो ना? हाँ ग्रुप नंबर 15 होता है। ग्रुप नंबर 15 इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा और बिस्मथ हो जाएगा। ये जो हो रहा सेकंड पीरियड का हो रहा, थर्ड पीरियड का हो रहा, फोर्थ पीरियड का हो रहा, फिफ्थ से, ठीक है। और एक हमारा रेडियो एक्टिव मेटल आ जाएगा, ठीक है वो ये हो जाता है। ठीक है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और ये मेरा एक रेडियो एक्टिव मेटल है। ठीक है हाँ सर ये बात समझ में आ जाए। अब देखो जब इसका मैंने जनरल बातें बता दिया हूँ, करीब करीब हर एक वीडियो में मैंने बताया, लेक्चर लिया जब एनसीईआरटी पढ़ा रहा था तो भी मैंने ये सारी चीज़ बताया हूँ, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था, आज भी बताऊंगा क्योंकि मेरा हर चीज़ कर्तव्य है, हर बच्चे को आना चाहिए। ठीक है चलो चलो अब हीलियम, हमने एक का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे हमें कर लेना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलो, जब हम सेकंड की बात कर रहे हैं तो इससे पहले वाला नोबेल गैस, मतलब सेकंड पीरियड से पहले वाला जो नोबेल गैस होगा वो हीलियम होगा। हीलियम होगा तो दिक्कत नहीं सर, हीलियम नहीं हो, हीलियम होगा। ठीक है फिर सेकंड पीरियड है 2s 2 हो जा, 2s1 हो जा, 2s2 हो जा, 2p3 हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है हाँ सर ये बात अब मालूम है। अब फास्फोरस क्या होगा? फास्फोरस नियॉन हो जाएगा, हाँ नियॉन हो जाएगा। अब इसके बाद 3s2 3p3, ठीक है ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा? आर्सेनिक का ऑर्गन हो जाएगा, हाँ ऑर्गन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बार डी ट्रांजिशन आता है, एक बार डी ट्रांजिशन हमारे आर्सेनिक में स्टार्ट होता है। डी ट्रांजिशन स्टार्ट होता है हमारे केस में आर्सेनिक में। अब देखते हैं पहले आर्सेनिक का मैं कर रहा हूँ भैया, एंटीमनी मत समझ लेना, आर्सेनिक करने जा रहा हूँ। ठीक है तो यहाँ पे ऑर्गन हो गया। अब यहाँ पे 4s2 अब उसके बाद 4s2 के बाद क्या आता है? 3d10 4p3, ये हो जाएगा हमारा आर्सेनिक का। अब एंटीमनी का हम करने जा रहे हैं, एंटीमनी। अब उसके बाद कौन सा आ जाए? ट्रिप्टन आ जाएगा, ट्रिप्टन आ जाएगा। अब उसकी तरह जिस तरह ये चाहिए उस तरह ये भी कर दो, 5s2 हाँ 5s2। फिर उसके बाद 4d10 हो जाएगा, 4d10 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? हाँ हो जाएगा 4d10। अब उसके बाद 5p3 हो जाएगा, तो ये तक नहीं 5p3 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो ये ट्रिप्टन हो जाएगा। अब उसके बाद ये कौन सा हो जाएगा? जीनोन हो जाएगा, Z
ई जीनोन हो जाएगा, जीनोन हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ पीरियड है 6s2 भैया। अब यहाँ पे पहली बार यफ ट्रांजिशन इंटर करता है। कौन सा भैया बोल दो, यफ ट्रांजिशन इंटर करता है पहली बार हमारे बिस्मथ में। चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं। तो जीनोन 6s2, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा भैया 4 हो जाए कि 5 हो जाए, पहले तो ये बताओ। 4F14, 5D10, 6P3, ये हो जाएगा हमारा बिस्मथ का। अब इसके बाद हमारा जो ये रेडियो एक्टिव होता है इसका हो जाएगा रेडॉन आर्यन, ठीक है। उसी तरह जिस तरह हमने ये सॉल्व किया उस तरह ये भी करना है। 7s2, 5F14, 5s14, 6D10, 7p3, ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्या किसी दिक्कत है? क्या किसी तो इसमें दिक्कत फील हो रही है? क्या तुम्हें कोई दिक्कत फील हो रही है कि नहीं? नहीं हो रही होगी, क्योंकि अगर तुमने मेरा वीडियो पहले वाला देखा होता तो ये सारी चीजें तुम्हें दिक्कत तो फील नहीं हो रही होती। हाँ, ये बात तो मालूम पड़ जाती सर, ये तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब उसके बाद सुनो, जब अब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिर मैं वही पीरियोडिक प्रॉपर्टी बोलूंगा। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और एटॉमिक साइज घटती है, मेटालिक प्रॉपर्टी घटती है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। ऑन वी गोइंग लेफ्ट टू राइट देन नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी आर इंक्रीज एंड मेटालिक प्रॉपर्टी आर डिक्रीज। ये सारी बातें अब मैं फिर वही करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो, ये तुम्हारा पीवाईक्यू में पूछा गया है कि इसका भैया एटॉमिक नंबर क्या होगा। जिस एलिमेंट मतलब जिस ध्रुव का है, ध्रुव नंबर 15 का है। हाँ, ये बात तो मालूम पड़ जाए, ध्रुव नंबर 15 का है। तो ध्रुव नंबर 15 का है भैया, तो उसमें आपको क्या कर देना है भैया, तो आपको क्या कर देना है, 100 ऐड कर देना। तो मतलब यहाँ पे 100 प्लस 15 जो का है तो 15, तो इसका एटॉमिक नंबर 115 आ जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। और ये कैसा एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। कैसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। हाँ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया। अब उसके बाद जनरल बातें, अब मैं बात सुनो। नाइट्रोजन जो होता है, वो जो नाइट्रोजन होता है ये डायटॉमिक होता है, सब जानते हैं। ये डायटॉमिक होता है और नॉन मेटल होता है। तो ये नॉन मेटल होता है, पहली चीज तो ये बात समझो। और ये डायटॉमिक शोध करता है, लेकिन अब सुनो धीमे सब मैं रेस पकड़ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा आपकी भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। डायटॉमिक ये नॉन मेटल हो जाए। अब ये दोनों कैसे होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। और ये दोनों मेटलॉइड होते हैं। और जब नीचे आ जाए बिस्मथ, भाई रेडियो एक्टिव का तो इंक्लूड नहीं होता है नॉन मेटल में, ठीक है। तो अब बिस्मथ जो होता है ये मेटल होता है। ऑन वी ड्रोइंग अब देखो सब तो बताओ ना, बस थोड़ी और जम करो, ठीक है। अब देखो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर, या तुम बोल देते हो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर, देखो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये ध्रुव नंबर के बराबर होता है, ठीक है। ध्रुव नंबर क्या होता है, ध्रुव के बैलेंस नंबर के बराबर होता है। ध्रुव के बैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होता है। तो इन ध्रुव के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, +5। इन ध्रुव के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है +5, तो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए, +5 होता है। और भी कोई मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? नहीं सर, नहीं करते। अरे भैया भूल गए क्या सर, क्या बोल रहे? अरे यार, इनर पेयर इफेक्ट की वजह से भाई अदर ऑक्सीडेशन भी शो करते हैं कि नहीं? हाँ, करते हैं, जाहिर सी बात है। तो भैया इनर पेयर इफेक्ट कहाँ लगता है, सिर्फ पीरियड में, और सिर्फ पीरियड में लगता है तो यस इलेक्ट्रॉन नहीं इन्वॉल्व करते, यस इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं इंक्लूड होते हैं, ठीक है, नहीं इंक्लूड होता है, ठीक है।
अब क्या तुम्हें इनर पेयर इफेक्ट मुझे दोबारा बताने की जरूरत है? नहीं, ये बात तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि भैया जो बिस्मथ होता है ये सिर्फ होता है, ये न्यूक्लियस के पास में होने की वजह से, न्यूक्लियस के पास में होने की वजह से ये आउटर सेल में इन्वॉल्व नहीं करता है, जिसमें हमारा सिस यस ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होता, जिसकी वजह से एक इफेक्ट आता है जो कि नाम होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या बोलता है? जो ध्रुव ऑक्सीडेशन नंबर होता है माइनस, जितने इलेक्ट्रॉन नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिससे यस से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ध्रुव के बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगा। तो भैया ध्रुव के बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, और +5 -2 तो कितना आ जाएगा? 3। और ये जो 3 है ये कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब ये क्यों आया? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, ये बात समझ में? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आ गई। हाँ, तो ये बात तुम्हें मालूम पड़ रहा है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये आया है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये पूरा आया है, प्लस मतलब 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब चलो मतलब अब इसका हम क्या करते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। हाइड्राइड वाला कॉन्सेप्ट बहुत कम बच्चों को समझ में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्राइड वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो अब हम हाइड्राइड के कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं भैया, हाइड्राइड के कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। जो भैया डिस्टर्ब कहाँ है वही ढूंढना हूँ। चलो अब हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, हाइड्राइड बनाते हैं। सर आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं कर पाई। अरे यार ये सब जानते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में वही जनरल चीजें जब एनसीईआरटी के पढ़ाऊंगा तो वहां पे सब बता दिया जाएगा। हमने मेन मकसद मेरा यहाँ पे क्या था, तुम्हें हाइड्राइड समझाना। ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब हाइड्राइड बनाने के लिए पहला बात ये जानो, हाइड्राइड बनाने के लिए पहली चीज ये जानो, हाइड्राइड में डायरेक्ट बता रहा हूँ, नहीं हाइड्राइड नहीं बताना, पहले मुझे वो बताना है, पहले मुझे इसकी नेमिंग बतानी है। ऑर्जी एसिड की नेमिंग बतानी है। ठीक है, ऑर्जी एसिड। सर ऑर्जी एसिड में नेमिंग नहीं याद रहता है तो अब हम क्या करें? ठीक है, अब सुनो, अब तुम्हें तो करना नहीं है, अब तुम्हें शांति से पहले तुम्हें ये बनाना है ऐसे। ठीक है, ये बना। सर आप ये क्या बताना चाहते हैं? बस फिर तो यहाँ पे लिखो HPO। ठीक है, लिख लिए? हाँ सर चलिए लिख लिए, मान लो एक बार लिख लिए। चलो ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे, ठीक है ये बना लो। हाँ ठीक है, फिर एक यहाँ पे ये बना लो, ठीक है, और एक यहाँ पे ये बना लो। ठीक है, याद करने का तरीका है, अभी तुम्हें सब समझ में आएगा। वेट करो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे? 312, 313, 312, 312, 313, 314 ये लिख लो। ठीक है, ये लिख लिए? हाँ लिख लिए। चलो ठीक है, यहाँ पे लिख लो 113, और यहाँ पे क्या लिखोगे? 326 और 327, 327। तो ये वैल्यू लिख लो। हाँ सर ये वैल्यू तो हमने लिख लिया, अब इसके बाद क्या करना है आप बताइए। ठीक है, हाँ ठीक है, अब बात ये है कि यच अब यहाँ पे तुम्हें एक फार्मूला बना लियो रे, H3P1 तो भाई जाहिर सी बात है कोई P1 लिखता है? नहीं लिखता है। तो H3PO2, तो यहाँ पे तुम्हें एक फार्मूला मिल गया कि यहाँ पे जो फार्मूला बन गया H3PO2 बन गया कि नहीं? हाँ ये बन गया फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या बन गया? H3PO3, यार देखो बनाओ यार, H3P1O3 बन गया। अब यहाँ पे क्या बनेगा? H3PO4।
ये बन गया। हाँ क्यों, H3P1O4 बन गया। हाँ ये बात बन गया। अब यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बनेगा H3P2O6 बन गया। हाँ ये बन गया। अब यहाँ पे बनाओ, तो यहाँ पे बनाओ H3P2O7 बन गया। हाँ बन गया, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, देखो ये फार्मूला बन गया, फार्मूले बन गए। हाँ इसका नहीं बना है ना, हाँ ये भी बनाओ भाई, ये भी बनाओ, सब कुछ बनाना है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा क्या, HPO3, क्या यही फार्मूला बनेगा। हाँ यही फार्मूला बनेगा। अब इन सब को क्या करो, ब्रैकेट में कर दो। तो ये सारी चीज मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, बनाया भी हूँ, डाल दूंगा, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड बन गया, ठीक है, ये आपका कंपाउंड बन गया। अब देखो ये मैं यहाँ पे पहला डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं दूसरा डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां डाल दिए। हाँ डाल दिए। अब देखो पहला और दूसरा मतलब 312 और 313 ये जो बनाएंगे अस बनाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। जो इनके एसिड पे मतलब इनके लास्ट में जो नाम आएगा OUS आएगा, OUS एसिड आएगा। बाकी जितने बचे मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, अब जितना भी बचा मतलब आइदर अब इसके बाद जितने भी रहेगा उसमें एक एसिड आएगा, ठीक है। हाँ आ गया। अब एक एसिड। अब देखो हमने HPO लिखा है, ठीक है, हाँ लिखा है। अब देखो H पहले पढ़ो, तो यहाँ पे क्या नाम बन जाएगा, हाइपो बन जाएगा, हाइपो बन गया। अब उसके बाद यहाँ पे पहला और दूसरा पे क्या आएगा, अस एसिड, तो हाइपो फास्फोरस एसिड, OUS आ रहा है, फास्फोरस एसिड। हाँ ये बात समझ में आया, हाँ ये बात तो समझ में आ गया। अब उसी तरह ये यहाँ पे आए सेकंड वाले क्या आएगा, OUS। चलो अब यहाँ पे क्या, हम दूसरे नंबर पे क्या है, P है, हाँ P है, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा भैया फास्फोरस एसिड, ठीक है। हाँ ये बात समझ में। अभी हमने H पढ़ा, H हाइपोफॉस्फोरस एसिड और यहाँ पे फास्फोरस एसिड, ये बात समझ में आया, हाँ ये बात समझ में आ गया। अभी तो मैंने क्या बोला, पहला दूसरे में क्या रहेगा, OUS रहेगा, बाकी सब में तुम्हें टेंशन लेने वाली बात नहीं, इट लगाना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे O बचा, हाँ O अभी बचा है, हाँ बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, क्या फॉस्फोरस लगेगा, नहीं यार फॉस्फोरिक एसिड लगेगा, तो ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड लगेगा, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड लगेगा, ठीक है। हाँ ये बात समझ में आ गया। अब देखो अभी ये छोड़ो, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे तुम्हें मालूम है कि पहले और दूसरे तो छोड़ दिया जाए, एक लगेगा, एक एसिड लगेगा, हाँ लगेगा। अब यहाँ पे फिर से H पे आओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, रेड IC है फॉस्फोरिक एसिड, ये बात समझ में आ, हाँ ये बात समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो H3P2O7, अब बचा क्या, P बचा है, हाँ P बचा है ना, हाँ P बचा। अभी हमने H लिया तो यहाँ पे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड हो गया, अब यहाँ पे P बचा तो यहाँ पे पाइरोफॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, पाइरोफॉस्फोरिक एसिड,
फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, हाँ ये बात समझ में आ गया। अब देखो ये हमारे डब्बे के मिडिल में है, तो ये यम लगा दो, तो यम से तुम्हें क्या मालूम पड़ जाएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो ये इसका जो नाम हो जाएगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। क्या तुम्हें इतने में कोई समझ में आया? क्या तुम्हें इतने में कोई दिक्कत है, या इतने में तुम्हें कोई दर्द दुविधा है कि नहीं? मुझे तो लगता है नहीं, ये तुम्हें आसानी से आ गया होगा। भाई पहले हम HPO बीच में ले 312, 313, 314 नंबर याद करो। अब तो H3PO2, H3PO3, H3PO4, ठीक है, ये तीन लिख ली, हाँ लिख ली। अब यहाँ पे 326, 327, 326 मतलब H3P2O7, H3P2O7, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में 113, मतलब तुम्हें क्या याद करना है, सीधे सीधे ये तीनों वैल्यू याद कर लो। ये कितने वैल्यू है तुम याद कर लो, बाकी तुम्हें फार्मूला याद हो जाए। H3PO2, अब देखो H मतलब हाइपो, P मतलब फॉस्फोरस, यहाँ पे पहले और दूसरे पे क्या लगेगा, अस एसिड, बाकी सब पे इट एसिड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटो, ओ है ना, ऑटो फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पे जब हम आए तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पे आए पायरोफॉस्फोरिक एसिड, और यहाँ पे जब आए तो भैया मिडिल में है, डब्बे के बीच में है, तो मिडिल मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या तो दिक्कत, क्या इतनी दर्द, हैरानी, दिक्कतें? तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक, नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये बात समझ में आ गया, ये तो हमने नेमिंग बता दिया है, ठीक है। अब चलो मैं फिर से मिटा रहा हूं। चलो अब हमारा क्या क्या फार्मूला बन के आया, पहले H3PO2 बन के आया, तो लिख लो भाई H3PO2 बन गया, H3PO3 बन गया, हाँ बन गया। अब तीसरा फार्मूला क्या बन गया, H3PO4 बन गया, हाँ सर ये भी बन गया। अब उसके बाद क्या बन गया, ये H3P2O6 बन गया कि नहीं, हाँ बन गया, ये भी बन गया। अब उसके बाद क्या बना, H3P2O7 बन गया कि नहीं, हाँ ये भी बन गया। अब देखो अब मैं दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाता है, इसकी बेसिसिटी कैसी होती है, मतलब इसकी बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी पहला प्रश्न पूछा जाता है। तो इसकी बेसिसिटी, अब देखो मैंने लिख दिया 1 2 3, ऐसे लिखा हूँ, हाँ लिखे हो सर आप, ये 1 लिख दिए, इसे 2 लिख दिए, ये 3, तो यही बेसिसिटी हो जाए। 1 मतलब मतलब हाइपोफॉस्फोरस एसिड का जो बेसिसिटी हो जाए 1 हो जा। कैसे 1 हो जा, मुझे भी तो बताइए, मैं भी तो जानूं किस तरह बेसिसिटी 1 हो जाएगा। हाँ ये भी बात सही, मुझे बताना पड़ेगा। अब उसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, जब तुम लोग तो और बढ़िया पढ़ना है, बाय स्क्रीनशॉट ले लो। क्या इतनी बातें समझ में आई, दिक्कत फील हुई नहीं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, जब हम फास्फोरस का फिगर बनाते हैं, तो पहले क्या बनाते हैं, तो फास्फोरस पे यहाँ पे कुल मिला के 5 होता है कि नहीं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ फास्फोरस के 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, नहीं OH नहीं हो रहा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, तो ये हमारा कितना फिगर बन गया, H3PO2 का फिगर बन गया। क्या तुम्हें कोई दिक्कत हुई दिक्कत नहीं, H3PO2 का ये फिगर बन गया, ठीक है। हाँ ये बात तो बन गया, H3PO2। तो बेसिसिटी बेसिकली हमें इससे मालूम पड़ता है, हम क्या बता रहे हैं, बेसिसिटी बता रहे हैं। बेसिसिटी हम पीएच बॉन्ड से पता लगाते हैं, पीएच बॉन्ड से पता लगाते हैं। इसमें तुम्हें पीएच बॉन्ड जो है, क्या तुम्हें ये दिखा, हाँ इसमें पीएच बॉन्ड, इससे देखो
पीएच बॉन्ड 1 पीएच बॉन्ड 2, यहाँ पे कोई बॉन्ड पीएच है डायरेक्ट नहीं, तो इसकी जो बेसिसिटी होती वो 2 होती, इसकी जो बेसिसिटी होती वो 2 होती। अब तो H3PO3 जरा फिगर बनाओ, इसका भी P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH हो जाएगा। अब देखो OH, यहाँ पे भी OH हो जाएगा, यहाँ पे भी OH हो जाएगा, ये तो यही बनेगा। देख लेता हूं मैं, 1 2 3, तो 3 हमारा हाइड्रोजन, 8 फास्फोरस, ये बनेगा, ये फिगर बनेगा, ये बन गया। अब इसमें जो पीएच बॉन्ड 1 है कि 2 है, सर इसमें पीएच बॉन्ड 1 दिखा, तो इसकी बेसिसिटी 8 हुई, इसकी बेसिसिटी 2 हुई, समझ में आया? हाँ ये बात समझ में आया। अब तीसरे की बात कर रहा हूँ, मतलब तुम्हें मालूम पड़ गया होगा, तुम्हें मालूम पड़ जाना चाहिए। अब H3PO4 बनाएंगे, H3PO4 बनाएंगे तो यहाँ पे फास्फोरस, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगेगा, हाँ लगेगा, यहाँ पे भी OH, ये बना, हाँ बना, ठीक है। क्या इसमें कोई डायरेक्ट पीएच बॉन्ड तुम्हें दिखा? कहाँ दिखा? पी के बीच में ऑक्सीजन, पी के बीच में ऑक्सीजन, पी के बीच में ऑक्सीजन, क्या तुम्हें कोई पीएच बॉन्ड दिखा? नहीं। और इसमें जब मतलब पीएच बॉन्ड है ही नहीं, तो ये क्या दिखाएगा? बेसिसिटी नहीं दिखाएगा। क्या दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। अब उसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं फिर H3P2O6, अब इसका भी बनाते हैं फिर P, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे OH, ठीक है। देखो यहाँ पे नहीं तो तुम्हें पीएच बॉन्ड नजर आ रहा है, पीएच के बीच में ऑक्सीजन, 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 ये तो डबल बॉन्ड है, इसका तो मतलब है ही नहीं। तो इसमें भी क्या ये शो करेगा? नहीं करेगा। तो मतलब ये बेसिसिटी हुई? नहीं बेसिसिटी हुई, जाहिर सी बात तो तुम्हें दिख रहा होगा। अब इससे देते हैं H3P2O7 की बात कर रहे हैं, तो वो मैं फिगर यहाँ पे बनाऊंगा, P सिंगल बॉन्ड O, फिर P हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH हो जाएगा, यहाँ पे भी OH हो जाएगा, डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा तीसरा फिगर बन जाएगा H3P2O7। ठीक है, ये बात तुम्हें मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। हाँ ये बात मालूम पड़ गया। तो क्या तुम्हें P और H के बीच में एक ऑक्सीजन, PH के बीच में एक ऑक्सीजन, PH के बीच में ऑक्सीजन, PH के बीच में ऑक्सीजन, क्या तुम्हें इसमें कोई पीएच बॉन्ड नजर आया? नहीं भैया, पीएच बॉन्ड नहीं नजर आया, तो इसकी बेसिसिटी कम हुई, जाहिर सी बात है। तब तुम्हें इतना ये बात एक आइडिया लग गई, सबसे ज्यादा बेसिसिटी H3PO2 है, फिर हमारा H3PO3 है, ये सारे तो बेसिसिटी ही नहीं है, मतलब इसके पास तो पीएच बॉन्ड ही नहीं है, और पीएच बॉन्ड नहीं रहेगा तो बेसिसिटी क्या हो जा? नहीं हो जा। क्यों? इसमें पीएच बॉन्ड है और इस सब में पीएच बॉन्ड नहीं है। जिसके पास सबसे ज्यादा +2 इसके पास है, तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी कौन हुआ? H3PO2। फिर उसके बाद बेसिसिटी ये हुआ, हाँ ये हुआ +1 मतलब एक पीएच बॉन्ड दिखा, यहाँ पे नहीं दिखा, यहाँ पे नहीं दिखा, यहाँ पे नहीं दिखा, तो ये सारे बेसिसिटी हुए? नहीं हुए। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये कॉन्सेप्ट तुम्हें दिमाग में बढ़िया घुसा? कोई दिक्कत नहीं फील हुई? नहीं फील होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो तुम्हें एक बात यहाँ पे मालूम पड़ गया, जो बेसिसिटी होती है हम सब ले चले आराम से, तुम्हें एक बात मालूम पड़ गया जो कि ये सबसे ज्यादा मोर बेसिक होता है कौन? H3PO2 मोर बेसिक होता है। क्या ये बात समझ में? क्या ये तुम्हारे दिमाग में मतलब एकदम बढ़िया बैठ गया?
बैठ गया। हाँ सर ये तो अब बैठ गया। अब उसके बाद अब हमें क्या ले चलना है, मुझे भी देखना पड़ता है भाई, मुझे मैं क्या क्या पढ़ाने आया हूँ, देखते हो। हाँ अब रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होती, रिड्यूसिंग पावर इन दोनों की सबसे ज्यादा होती है, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा इन दोनों की होती है, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों की होती है, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर इन दोनों की होती है, ठीक है। अब देखो रिड्यूसिंग पावर इन दोनों से सबसे ज्यादा होती है, तो मोर रिड्यूसिंग यहीं पे लिख दे रहा हूँ, मोर रिड्यूसिंग। अब उसके बाद हाइड्राइड पढ़ाना है, तो मोर रिड्यूसिंग यहीं पे लिख दो। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग तो होते हैं आरडीएन, मतलब रिड्यूसिंग होती है, तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा इन्हीं की होती है। क्यों, इनके पास +2 होता है, इसके पास +1। क्या क्या +2, बेसिसिटी, जिसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा उतनी रिड्यूसिंग करने की रिड्यूसिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। हाँ ये बात समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हाइड्राइड पे। हाइड्राइड कोई नहीं, अब बढ़िया से और पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया होगा ना, मतलब यार ऐसा तो फील नहीं हो रहा, बोरियत फील हो रहा है। हाँ मैं मानता हूँ थोड़ी मस्ती आज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आज कंटेंट ज्यादा है यार, पढ़ाना भी है बढ़िया। चलो अब चलते हैं हम इस पे हाइड्राइड पे नीट का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब हाइड्राइड पे पूछना ही पूछना है हाइड्राइड पे। तो यहाँ पे जब मेटल की हम रिएक्शन करवाते हैं H2 मतलब हाइड्राइड से, तो ये जो बनाता है मेटल का हाइड्राइड H3 बनाता है, ठीक है। अब इस मेटल में कौन कौन आ सकते हैं, नाइट्रोजन आ सकता है, तो NH3, फिर PH3, फिर ASH3, फिर हमारा क्या आ जाएगा SbH3, फिर हमारा PiH3। ये हमारा हाइड्राइड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा हाइड्राइड, ठीक है। ये बात हमारा समझ में आ जाए, ये हाइड्राइड हो जाए, ठीक है। तो ये हाइड्राइड हो जाए। क्या ये बात समझ में आ जाए कि हाइड्राइड क्या होता है, मतलब जब हम मेटल का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा मेटल हाइड्राइड बनाता है, जो कि ये हमारे मेटल हाइड्राइड हो गए हैं। अब देखो पहला प्रश्न क्या पूछता है, पहला प्रश्न ये पूछता है कि ये हाइड्राइड है, इनका पहला ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा, ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा, ठीक है। पहली चीज ये बात तुम जानो, ऑक्सीडेशन नंबर से पहले भी ये सारी बात जान लो कि जो हाइड्राइड होते हैं वो मेनली कलरलेस होते हैं। तो लिख लो भैया कि जो हाइड्राइड होते हैं वो कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं भैया, कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं। पहली बात तुम्हें मालूम पड़ गया, जो हाइड्राइड होते हैं वो कलरलेस होते हैं, क्या तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो अमोनिया की बात कर दिया जाए, अमोनिया के अंदर क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाने की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाने से क्या मतलब हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाने से मतलब क्या हुआ, वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है, तो ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। लेकिन हमारा PH3, ASH3, SbH3, BiH3 इनके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है, तो लिख दो भैया नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जा रही है तो क्या ये वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं, तो भैया इनसॉल्युबल इन वाटर, तो यहीं पे लिख दो भैया इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या ये सॉल्युबल है वाटर में, नहीं, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो ये जरूरी है, क्या तुम इतना समझ में आ जाए, क्या ये वाटर में सॉल्युबल है, नहीं, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर पाई जाती है, अमोनिया के अंदर जब पाई जाती है तो ये वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है।
अब ये तो तुम्हें ये मालूम हो जाना चाहिए कि जो हाइड्राइड होते हैं, मतलब जो हमने नाइट्रोजन फैमिली पढ़ा, जो हमने नाइट्रोजन फैमिली पढ़ा, उसमें तुम्हें मालूम पड़ना चाहिए कि एक लोन पेयर होता है। हाँ, ये बात समझ जाए, इसमें नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होता है। अब नाइट्रोजन पे लोन पेयर होने का मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन का लोन पेयर होने का मतलब जिसके पास लोन पेयर होता है वो इसी तरह ऐड चलता है, ऐड है लुईस बेस। लिख दो भैया कि भैया जितने भी हमारे हाइड्राइड है, जितने भी हाइड्राइड है वो इसी तरह ऐड करते हैं, ऐड है लुईस बेस। लिख दो भाई। तो जो जितने भी हमारे हैं, जितने भी हैं, ये ऐड करते हैं किसकी तरह? अटैच लुईस बेस, लुईस बेस की तरह ऐड करते हैं, लुईस बेस की तरह ऐड करते हैं। भाई यार, अमोनिया का जब फिगर बना दिया जाए तो यहाँ पे यच तो लिख दो यच और यहाँ पे एक हमारा लोन पेयर, और जिसके पास लोन पेयर होता है वो हमेशा लुईस बेस की तरह ऐड करता है। क्या तो लुईस एसिड की तरह ऐड करेगा? नहीं ऐड करेगा। ठीक है, अब देखो स्मेल की बात करते हैं। अब इसमें स्मेल जो होता है, इस जो अमोनिया का होता है वो पंजेंट स्मेल होता है, पंजेंट स्मेल। सर अमोनिया हम कहीं पढ़े हैं कि नहीं? हाँ सर, अभी तो पढ़ रहे हैं। ये देखिए अमोनिया पढ़ा दिए, NH3 अमोनिया होता है भाई, और कहीं पढ़े हो? क्या तुम्हें इसके बारे में कोई आइडिया है? सर मुझे कोई आइडिया नहीं है। भैया मेरे, तुम्हारे पास आइडिया है, तुम्हारे पास आइडिया क्या? तुमने 11th में पढ़ा हुआ है। सर ये तो हम 12th में पढ़ा रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन फैमिली 12th में है और आप बोल रहे हैं 11th में पढ़े हैं। कैसे भैया? जब आप तुमने स्ट्रेटरी इन मतलब बोला जाता है एलिमिनेशन पढ़े हो नहीं? स्ट्रेटरी एंड एलिमिनेशन, इट्रेशन पढ़े हो कि नहीं? हाँ सब पढ़े हैं। वहां पे तुमने यूरिया वर्ड सुना है कि नहीं? हाँ यूरिया सुने हैं। वहां पे यूरोटेलिक सुने हो कि नहीं? हाँ सुने हैं। अमोनिया शब्द सुने हो कि नहीं? नहीं सुने। एमिनोटेलिक, अमीनोटेलिक याद है? अमीनोटेलिक, वहां पे जब अमोनिया तो रिमूव करते थे तो उसमें एक वर्ड दिया जाता है एमिनोटेलिक। एमिनोटेलिक का मतलब जो अमोनिया तो रिमूव करता हो। तो भैया तुम्हें इतना आइडिया लग गया होगा कि जो अमोनिया जो होता है ये हमारे कहीं ना कहीं वेस्ट मटेरियल में पाया जाता है। वेस्ट मटेरियल में जितने फीटल मटेरियल होते हैं यहाँ वहां पे हमारा क्या पाया जाता है? अमोनिया। यूरिन में हमारे अमोनिया पाए जाते हैं। तो अमोनिया तुम्हें एक चीज मालूम पड़ जाती, जो अमोनिया होता है भैया इसका जो स्मेल होता है वो पंजेंट स्मेल होता है, और ये हमारे वेस्ट पदार्थ में मतलब फीटल मटेरियल में पाए जाते हैं। क्या तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो मतलब pH3 का जो स्मेल होता है, pH3 का जो स्मेल होता है, इसकी बात कर दी जाए तो तभी तुमने देखा क्या ऑब्जर्व किया होगा ये बात कि भैया जब मछली मतलब रोटेड फिश की तरह स्मेल करती है। रोटेड फिश मतलब क्या होता है? ये थोड़ी मतलब नाम बहुत हल्का नहीं है, बहुत भारी है ना, मतलब सड़ी हुई मछली की तरह गंध मारती है। तो मतलब रोटेड फिश मतलब 3-4 दिन हो गई उस मछली को टपक जाने से या निपट जाने की वजह से जो स्मेल आती है वो हमारा pH3 की स्मेल आती है। ठीक है, लिख दो भैया कि इसका जो स्मेल होता है वो हमारा किसकी तरह आता है? रोटेड फिश की तरह। रोटेड फिश, निपटे हुए मछली को। भाई जो निपटारा नहीं, भाई जो भगवान के पास निपट लिया हो, मालूम पड़ा तुम्हारे पेट में निपट लिया हो तो वो उसमें सुगंध नहीं आती है, उसमें भी तो आती है अमोनिया के रूप में, उसमें भी जाती है। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं। अब उसके बाद अपने तो क्या बताना है? अब देखो स्मेल का ऑर्डर तुम्हें मालूम पड़ गया होगा, सबसे ज्यादा कितना हो जाए? अमोनिया। तो यहाँ पे स्मेल ऑर्डर लिख दो, स्मेल का ऑर्डर जो लिखोगे, स्मेल का ऑर्डर लिखोगे। भैया ऑर्डर मैंने गलत नहीं लिखा है, गलत लिखा हूँ बट मुझे जल्दी में बताना है, मतलब मुझे हर चीज कवर करना है। ठीक है, इस वजह से। अब तो NH3 का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद pH3, फिर हमारा ASH3, फिर हमारा ASH3, फिर हमारा SBH3, फिर हमारा BiH3। ठीक है। हाँ, अब देखो तुम्हें इतना मालूम पड़ जाए लुईस टरेटर मैंने बोला क्या है? ये अमोनिया जो होता है लुईस की तरह ऐड करता है, तो अमोनिया सबसे ज्यादा लुईस बेस हो गया। तो भैया लुईस बेस ऑर्डर जब हम लिखेंगे, लुईस बेस ऑर्डर
तो यहाँ पे देखो लुईस बेस ऑर्डर जब हम लिखते हैं तो भैया अमोनिया का सबसे ज्यादा होता है, अमोनिया की जो लुईस बेस ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा होता है, तो अमोनिया, फिर हमारा यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो ये हमारा दो ऑर्डर हो गया। ये बात समझ में आ गया, ये बात तुम्हें समझ में आ गया, ये बात तुम्हें समझ में आ गया। हाँ ये बात अब समझ में आ गया है अपनी तो ये बात समझ में आ गया है, अपने तो ये बात समझ में आ गया है। तो अब हम इतनी बात करते हैं, कितनी बात करेंगे। यहाँ पे मैंने इतना बता दिया, हाँ बता दिया। अब उसके बाद चलो आगे। अब उसके बाद चले हैं इनमें जो, चलो ठीक है। अब चलना है अपने तो कोवैलेंट नेचर पे, मतलब हमने क्या पढ़ लिया। अब देखो यहीं पे लिख देना अमोनिया, तो ये हमारा हाइड्राइड हो गया। अब हम कोवैलेंट कैरेक्टर पे चलेंगे। कोवैलेंट कैरेक्टर मैंने क्या बोल दिया भैया, कोवैलेंट कैरेक्टर पे अब हम पढ़ाई करेंगे। कोवैलेंट कैरेक्टर पे अब हम पढ़ाई करेंगे। अब कोवैलेंट कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन। ये कॉन्सेप्ट है, दिमाग में बैठा लो, साइज ऑफ एनायन। तो कोवैलेंट कैरेक्टर भैया साइज सबसे ज्यादा कितनी होती है, साइज सबसे ज्यादा कितनी होती है, पहले हम तो यहीं पे लिख देना है। साइज ऑफ एनायन का जो ऑर्डर होगा वो तुम देख लो, वो जो देख लो भैया, सबसे ज्यादा होगा BI, तो BI-3 का सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद SB-3 का होगा। फिर उसके बाद जो होगा हमारा AS-3, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा कितना होगा P-3, फिर हमारा लास्ट में जो होगा वो N-3। ये ऑर्डर हो जाएगा हमारा साइज ऑफ एनायन। अब देखो साइज ऑफ एनायन, कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। अब देखो बेरिलियम की साइज सबसे ज्यादा होती है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, बिस्मथ की साइज सबसे ज्यादा होती है, बिस्मथ की साइज सबसे ज्यादा होती है, मतलब साइज सबसे ज्यादा होती है, और साइज जिसकी सबसे ज्यादा होती है उसकी कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होती है। तो मतलब तुम्हें ये बात मालूम पड़ गया कि अगर कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, BI-H3, SB-H3, AS-H3, PS-H3, NH3। और लिख लेते हैं ये ऑर्डर किसका भैया, BI-H3, फिर उसके बाद हमारा SB-H3, फिर उसके बाद AS-H3, फिर उसके बाद हमारा PH3, फिर उसके बाद NH3। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाए किसका भैया, कोवैलेंट कैरेक्टर का, किसका भैया, कोवैलेंट कैरेक्टर का हो गया। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई इसमें परेशानी, क्या तुम्हें कोई इतनी परेशानी हो रही है? मुझे तो नहीं लगता है इसमें कोई परेशानी हो रही होगी। अब देखो इसके बाद हम आते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट, बॉन्ड लेंथ। अब हमें बॉन्ड लेंथ पता लगाना है, तो भैया बॉन्ड लेंथ पता लगाने के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। किसका साइज होता है। साइज मतलब तुम बोल सकते हो मॉलिक्यूलर वेट या साइज बोल दो, जो भी तुम्हारा मन चाहे वो बोल दो, ठीक है। अब देखो बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट या साइज। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल का वेट बिस्मथ पे होगा कि अमोनिया पे होगा? सर जाहिर सी बात है कि बिस्मथ पे मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा। भाई तुम्हें इतना तो मालूम पड़ गया होगा, बिस्मथ में सबसे ज्यादा बिस्मथ पे मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो इसका ऑर्डर क्या बन के आ जाएगा, BI-H3 greater than SB-H3 greater than AS-H3 greater than PH3 greater than NH3। क्या बात समझ में आई? हाँ ये बात भी अब हमें समझ में आ जाए। क्या हमने बोला कोवैलेंट कैरेक्टर, क्या समझ में आया? हाँ
बॉन्ड लेंथ समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, ये बात भी आप समझ में आ जाए। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, अब थर्मल स्टेबिलिटी पे भी क्वेश्चन आता है। तो ये सारी चीज मैं जितना बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये पूछे जाने की आशंका है। भाई पूछा जा चुका है, मैं आशंका क्यों बोल रहा हूँ, पूछा जा चुका है, इसी में से कोई भी एक क्वेश्चन आने का क्षमता है। अब थर्मल स्टेबिलिटी की बात करता हूँ, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करता हूँ। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होते हैं। क्या तुम्हें ये चीज दिख रहा है कि नहीं भैया? ये चीज तुम्हें दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ये चीज हमें दिख रहा है। और बॉन्ड लेंथ इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो बॉन्ड लेंथ अभी हमने निकाला है कहाँ पे भैया? ये देखो बॉन्ड लेंथ होता है। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा कितना होता है? बिस्मथ का। तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम बिस्मथ का हो जाएगा। तो भैया ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा भाई। बॉन्ड लेंथ के इनवर्स है ना, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा कितनी हुई? बिस्मथ की। और थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कितनी हुई? अमोनिया की होगी। तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा ये हो जाएगा अमोनिया, फिर PH3। ये ऑर्डर हो जाएगी अपने थर्मल स्टेबिलिटी की हो जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी की हो जाएगी। क्या कोई इतना दिक्कत तुम्हें फील हुई? क्या तुम्हें कोई ऐसा चीज जो तुम्हें ना समझ में आया हो? सर हम आपके पास कहाँ से पहुंचाएं? अभी तो आप पूछ रहे हो कोई दिक्कत, मैं आपके पास कहाँ से ये बात पहुंचाऊं कि मुझे कोई दिक्कत है कि नहीं? तो भैया कमेंट सेक्शन में एक डब्बा है, उसमें टाइपिंग का शब्द आता है, उसमें तुम लिख के भेज दो दे तो मैं पढ़ लूंगा। हाँ सर, ये बात तो आपने सही लिखा। तो ये चीज तुम्हें समझ में आई, मतलब फील हुई कि नहीं कि ऐसा कोई चीज है जो तुम्हें टफ लगा हो इसमें से? मुझे तो ऐसा नहीं लगा। आप तो क्या पता सर, जिससे दर्द होता है वही जानता है। सही बात, सही पटले। चलो अब उसके बाद हम आते हैं रेड्यूसिंग पावर। रेड्यूसिंग पावर तो हम तो पहले ही बता दिए हैं, रेड्यूसिंग पावर कितनी सबसे ज्यादा होगी। अब ये बताओ थर्मल स्टेबिलिटी सबसे सबसे अरे यार, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कितनी हुई? अमोनिया। और थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम कितनी हुई? बिस्मथ। और बिस्मथ की सबसे कम। तो क्या बिस्मथ का जो बॉन्ड टूटेगा बहुत तेजी से टूटेगा कि नहीं? हाँ टूटेगा। और जब बिस्मथ का बॉन्ड सबसे तेज टूटेगा तो भैया बॉन्ड तोड़ने में मतलब थोड़ी सी एनर्जी दी ये बॉन्ड तोड़ देगा। तो बिस्मथ में थोड़ी सी एनर्जी हम इसे दे दे तो ये तुरंत निकल लेगा, बोलेगा ऐसा है मैं निकल लूंगा, मेरे पास कोई ज्यादा एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है। तो भैया रेडिएशन पावर सबसे ज्यादा इतनी हुई, तो लिख लो भाई रेडिएशन पावर सबसे ज्यादा इतनी हुई BiH3, फिर उसके बाद SbH3, फिर उसके बाद AsH3, फिर उसके बाद PH3, फिर उसके बाद NH3। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब उसके बाद बॉन्ड एंगल आता है। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जब हम ऊपर से आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो सबसे ज्यादा कितनी हुई? इस इंसान की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हुई। तो यहाँ पे अभी तुम्हें लगता है कि क्या होगा कि ये अमोनिया यहाँ पे आ जाएगा? ये अमोनिया कैसे, मतलब होना क्या चाहिए? अभी तुम्हें सब मालूम पड़ेगा होना क्या चाहिए और हो क्या जाता है। चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर दी जाए तो सबसे ज्यादा कितनी होती है? नाइट्रोजन की, फिर फास्फोरस की, फिर हमारे आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की, फिर बिस्मथ की। ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर हो जाएगा। हाँ ये बात तो समझ में आ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन बॉन्ड एंगल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर यही होगा। तो हम मेरा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो जाएगा? NH3 ग्रेटर देन PH3 ग्रेटर देन AsH3, फिर ग्रेटर देन SbH3, फिर उसके बाद BiH3 हो जाएगा। अच्छा सर BiH3 हो तो जाएगा, ठीक है। अब इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बॉन्ड एंगल क्या होगा?
तो अब इसका देखते हैं, होता है इसका, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो इसका होता है 107, इसका होता है 107, 92 होता है, 92 होता है, इसका होता है 91.5 होता है। ये वैल्यू है, वैल्यू तुम्हें याद करना पड़ेगा भाई। इसका होता है 91 और इसका होता है 91। और इसी वजह से तभी तभी यही चीज अमोनिया इज ग्रेटर देन pH3, काफी 92 90 यहाँ पे 0.5 की कमी है, वही 0.5, और काफी इन दोनों में सिमिलर है, इसी वजह से ये सिमिलर हो जाते हैं। AsCH3 इज सिमिलर टू SbH3 इज सिमिलर टू BiH3। तभी तुम्हें ये भी देखने को मिल जाता है, क्यों, इन तीनों तो मतलब काफी सिमिलर बोल देते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होने की वजह से ये काफी सिमिलर हो जाते हैं। तो तभी बॉन्ड अंदर का ऑर्डर ये भी मिल सकता है आपको देखने को, आपको ऑर्डर ये भी मिल सकता है देखने को, ठीक है। हाँ, ये बात तो अब समझ में आ गई। अब उसके बाद आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। भाई तुमने इतना पढ़ा है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट। तो लिख लो भैया, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, अब मिटाऊंगा। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, BiH3 का सबसे ज्यादा होगा। तो डायरेक्ट सी बात है, BiH3, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। लेकिन भैया देखो होता क्या है, इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है, अमोनिया के केस में एक एक्सेप्शन आ जाता है। अमोनिया देखो होना चाहिए BiH3, SbH3, AsH3। भाई क्या मैंने पढ़ाया, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा कितना होगा, बिस्मथ। हाँ, वो तो हो जाए। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, बिस्मथ। हाँ, ये तो हुआ। लेकिन भैया जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो BiH3 है यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, SbH3 है कि नहीं, हाँ है। फिर उसके बाद मेरा कौन सा आ जाएगा, AsH3। लेकिन यहीं पे हमारा अमोनिया, रुक जाओ, नहीं, यहाँ पे अमोनिया आ जाता है, यहाँ पे अमोनिया हो जाता है। फिर हमारा AsH3 हो जाता है, फिर हमारा PH3 हो जाएगा। सर क्यों अमोनिया, अमोनिया यही था ना, अरे यार रुक जाओ, अमोनिया था, फिर PH3 था, फिर AsH3 था, फिर हमारा SbH3 था, फिर BiH3 था ना। तो ये अमोनिया भाग के कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। देखो अमोनिया जो था वो भाग के कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। और अमोनिया भाग के यहाँ पे आने का रीजन क्या है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो जाता है। तो यहाँ पे एक अमोनिया जो ऐसा बंदा है, एक्सेप्शन ला देता है और तुम लोग का बोझ बढ़ा देता है, ठीक है, बोझ बढ़ा देता है। समझ में आ रहा है ना भैया, ऐसा नहीं है कि मैं ही पढ़े जा रहा हूँ और तुम लोग तो समझ में आ नहीं रहा है, आ रहा है ना। हाँ सर, ये बात तो अब हमें समझ में आ रहा है। अब उसके बाद बात करते हैं वोलाटाइल। करीब अपने लोड ने इतना खत्म ही कर लिया है, बस थोड़ा और बचा है। वोलाटाइल क्या होता है, वोलाटाइल होता है जो गैसियस वेपर फॉर्म में बदल जाए। वोलाटाइल मतलब होता क्या है, जो जितना ज्यादा वेपर दे दे वही वोलाटाइल सबसे ज्यादा होता है। तो भैया तुम्हें मालूम होना चाहिए, जो pH3 होता है वो मोर वोलाटाइल होता है। pH3 फिर AsH3 फिर हमारा NH3
फिर हमारा NH3, फिर होता है SbH3, फिर होता है हमारा BiH3। और तुम्हें मालूम पड़ जाए अगर ये चारों ऑप्शन में दे दिया जाए तो सबसे ज़्यादा वोलाटाइल तो हो जाएगा हमारा PH3, मोर वोलाटाइल। मोर वोलाटाइल मतलब ये गैसियस फॉर्म में पाया जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी बात हो रही कि जो PH3 होगा ये गैसियस फॉर्म में पाया जाएगा, गैसियस फॉर्म में पाया जाएगा। क्या बात समझ आई? क्या तुम्हें मतलब दिमाग पे कोई बोझ नहीं पड़ा ना? सर नहीं पड़ा, ठीक है। अब ये मैंने जितना भी हाइड्राइड का चीज था, हाइड्राइड हो गया और ऑर्जी एसिड हो गया, उसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या कैसे नहीं मिले, ये सारी हमने बात कर ली है, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं देखो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो है वो मैं एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा। मेन चीज जितना हमें जरूरी समझा था उतना मैंने बताया है। इस वीडियो का मेन मकसद था कि जो तुम्हें इम्पोर्टेंट कहीं, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम कहीं से भी पढ़ो, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो तुम्हें इम्पोर्टेंट चीजें आए, तुम्हें हाइड्राइड की बात नहीं समझ में आती, वो आज से तुम्हें समझ में आई रीजन से। रीजन भी है, मतलब क्यों हुआ, क्या किस लिए हुआ, हर चीज तुम्हें मैं रीजन देते हुए हाइड्राइड का चीज समझाया हूँ और तुम्हें और बढ़िया से समझ में आएगा। तो भैया यहीं से आज के लिए इतना ही, आज के धारावाहिक में इतना ही, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।